नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा, आरएस 2021-23 बैच से जो है वर्तमान में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हूं और आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास डेली होती है हमारे आरएस जंक्शन प्लेटफॉर्म पर। तो पिछले 7 सालों से मैं करंट अफेयर्स आपको दे रहा हूं रेगुलरली और अभी पिछले मई से जो है हमने बिल्कुल कंटिन्यू कर दिया है। तो 3 महीने हो गए हमको लगातार जिस करंट की क्लास आपके लिए लेते हुए। ये बेसिकली आपके आरएएस और एसआई जैसे जो बड़े लेवल के एग्जाम्स हैं उन्हीं के लिए हम ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि छोटे एग्जाम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इससे काफ़ी बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। तो डेली आप हमारी क्लास ये देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इसकी टेलीग्राम पर हम पीडीएफ भी देते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलती है। बाकी हमारी क्लास भी दोनों लैंग्वेज में होती है, तो इसका बेनिफिट आप रेगुलर ले सकते हैं। बाकी आप हमारे आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनका एक कोर्स भी हमारा बना हुआ है एप्लीकेशन पर, जिसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो मात्र 200 रुपये खर्च करके आप इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। अभी हाल ही में जो पटवारी का पेपर हुआ है उसमें आपने देखा होगा जो पेपर का जो लेवल है, लगभग मान के चलिए 60 से 70% क्वेश्चन आपके जो हैं इस पोर्शन से कवर हुए हैं। मतलब जो पीवाईक्यूज है अगर उनको भी आप ढंग से कर लें तो आपके जो जैसे वीडियो का आपका आने वाला एग्जाम है तो उसमें आपको काफ़ी मदद करेगा। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा ये सजेशन है, आप बिल्कुल मुझे थैंक यू बोलेंगे बाद में। एक बार इस कोर्स को आप लीजिए और इसको एक बार डेली रोजाना एक एक पेपर भी अगर आप देंगे तो मान के चलिए कि आपके एग्जाम से पहले आप लगभग सारे पेपर्स कवर कर लेंगे। 100 से ज़्यादा पेपर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वो आपकी जो रिवीजन है खास करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करवा देंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे करंट अफेयर्स के आज के सेशन की और बात करते हैं हमारी पहली खबर की। तो राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य भर में जो लैब टेस्ट है उसकी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक नया मदर हब स्पोक मॉडल जो है उसकी शुरुआत की जा रही है। अपने आप में एक अनूठी पहल है जिसके माध्यम से 1500 से भी ज्यादा जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो तीनों लेवल पर, जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल की जो हमारी फैसिलिटीज हैं उनको ये यहाँ पर देने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। सरकारी हॉस्पिटल हमारे जितने भी हैं उनमें अब मुफ्त जांच सुविधा को बढ़ाया जाएगा और 1512 अस्पतालों में सरकार इस मॉडल को लागू कर रही है। इसका मतलब है कि हमारे 3 स्तर पर 3 अलग अलग तरह की फैसिलिटीज मिलेंगी और वहां पर होने वाली जांचों की संख्या भी अलग अलग होगी। इसमें अगर हम देखें तो जो जिले की स्तर पर जो भी इकाई होगी उसको हम मदर लैब बोलेंगे। तो जो सबसे बड़ी लैब होगी जो जिला स्तर पर स्थापित होगी उसको मदर लैब के नाम से हम जानेंगे। उप जिला स्तर या जो ब्लॉक लेवल होगा, तहसील या ब्लॉक लेवल, वहां पर आपके हब, ठीक है, उप जिला स्तर पर। और जो तहसील या सबसे निचला स्तर है उस पर जो है स्पोक मॉडल हमारा यहाँ पर बनाया जाएगा। इन सभी लैब के अंदर खास करके जो मदर और हब लैब होगी वहां पर आपके यूएसएफडीए और इसके साथ ही यूरोपियन सीई। तो यूएसएफडीए क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स फेडरेशन फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये करके एक संस्थान है जो कि मानक तय करता है आपके स्वास्थ्य संबंधी जो भी जांचें और बाकी चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड। तो ऐसे उपकरण लेंगे जो कि वर्ल्ड क्लास होंगे, ठीक है, उनको यहाँ पर लाया जाएगा। तो प्रदेश भर में 42 मदर लैब, 135 हब लैब और 1335 स्पोक लैब इसमें बनाई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला अस्पताल या उप जिला अस्पताल और जो सैटेलाइट अस्पताल होंगे वहां पर आपके जो लैब होगी उसमें पहले 56 जांच होती थी, अब कितनी होगी? 145। ठीक है, तो 145 जांच आपको मिलेगी कहां पर? जिला स्तर पर। इसके बाद में जो हमारा सेकेंडरी लेवल है जिसको हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है, इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर पहले 37 प्रकार के टेस्ट मिलते थे और अब यहां पर 101 तरह के टेस्ट होंगे क्योंकि अब ये हब सेंटर के रूप में जाने जाएंगे। और जो हमारा सबसे निचला लेवल है जिसको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, ठीक है, जो आपके गांव में डिस्पेंसरी होती है जितने भी ग्राम पंचायतों पर आपने देखा होगा, तो वो जो है वहां पर 15 तरह की जांचों की जगह अब 66 तरह की जांच मिलेगी। तो चाहे वो गंभीर बीमारियों की जांच हो या सामान्य रूप से यूरिन या ब्लड की होने वाले टेस्ट हो, वो सारे के सारे टेस्ट आपको अलग अलग लेवल पर मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सरकार इसे लागू करने वाली है। एक बहुत ही अच्छा मॉडल होगा अगर इसको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है और खास करके मॉनिटरिंग लेवल पर अगर सरकार काम करती है तो निश्चित रूप से राजस्थान में ये एक क्रांतिकारी कदम होगा स्वास्थ्य क्षेत्र में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की।
दोस्तों राज्य में वानिकी के क्षेत्र में जो है हम लगातार काम कर रहे हैं, और इसी क्रम में अब राजस्थान के उदयपुर में जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है, वहां पर अब बांस के क्षेत्र में रिसर्च सेंटर एक बनाया जा रहा है, जहां पर टिश्यू कल्चर तकनीक से बांस के पौधे तैयार किए जाएंगे। तो ये हमारे जो जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर आदिवासी खासकर की जो जनजाति है, उनके लिए जो है आय के विविध स्रोत के रूप में जो है काम करने वाला है, और उनको बांस के पौधे उपलब्ध कराने में भी मदद करेगा। तो उदयपुर का महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है, वो इससे पहले प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर बात कर चुका है, और अब वो बांस की खेती पर भी रिसर्च करने वाला है। टिश्यू कल्चर लैब क्या होती है? तो टिश्यू कल्चर लैब बेसिकली आपको क्या होता है कि बांस की एक कोशिका को लेकर के और पौधा बनाया जाता है। टिश्यू कल्चर में आपके एक छोटी कोशिका को कल्चर किया जाता है लैब में, और उसके माध्यम से पौधों का निर्माण इसमें किया जाता है। एक तरह से टेस्ट ट्यूब भी हम इसको कह सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब कल्चर भी होता है, क्योंकि परखनली आधारित इसमें जो हमारी लैब होती है उसी में इनको तैयार किया जाता है। तो जनरली जब हम पौधे तैयार करते हैं तो उसमें बहुत समय लगता है, लेकिन टिश्यू कल्चर के माध्यम से बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा मात्रा में पौधों को तैयार किया जा सकता है। उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो याद रखना है आपको, उदयपुर की जो हमारी MPUAT यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ये किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान, आप जानते हैं कि बाघ संरक्षण के क्षेत्र में हमने काफी बेहतर काम किया है। हमारे यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स लगातार बनते गए हैं, और अब 5 टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। और उसी क्रम में अब जो है राजस्थान के एक टाइगर रिजर्व में हाल ही में जो है बात की गई, एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जो राष्ट्रीय स्तर की थी, ताकि कैसे वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके, इस पर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें बात हो सके। तो 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कहां पर? जो हमारा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स बेसिकली आपके हाड़ौती क्षेत्र में स्थित टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और इसी का एक हिस्सा है आपका भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो मुकुंदरा का क्षेत्र भैंसरोडगढ़ को भी अपने क्षेत्र में कवर अप करता है, और वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। तो इसमें बहुत से अध्ययनरत विद्यार्थी, ठीक है, शामिल हुए हैं, और बहुत से जो हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, जो कि वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके बीच में यहाँ पर चर्चाएं हुई है, ताकि हमारे यहाँ पर जो जीवों का संरक्षण है उसके क्षेत्र में और ज्यादा बेहतर तरीके से काम किया जा सके, नवाचारों को लागू किया जा सके। इसमें आपके वन विभाग का वाइल्ड लाइफ डिवीजन कोटा, पगमार्क फाउंडेशन और शेर संस्था, ये तीनों संस्थाएं मिलकर के काम कर रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हमारी जो सरकार है, राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान में अब जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो गवर्नमेंट स्टोर हैं वहां पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है, और इसकी शुरुआत जयपुर के दुर्गापुरा का जो राज्य कृषि प्रबंध संस्थान है वहां से की जा रही है। आइए इस पर थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो प्रदेश में पहली बार सरकार ऑर्गेनिक बाजार खोलने वाली है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जयपुर के दुर्गापुरा के इस संस्थान में यह बाजार खुलेगा, और 10 दुकानें इसमें पहली बार होगी जहां पर एक ही छत के नीचे ऑर्गेनिक वस्तुएं मिल सकेगी। अब इसमें हो सकता है आपकी जो आपके जो मटेरियल है, जिसमें आपके बहुत सारी दालें हो सकती है, अनाज हो सकते हैं, सब्जियां हो सकती है, इस तरह की बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध होगी। इसके साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिले, तो इसके लिए जैविक प्रमाण पत्र का QR कोड भी वहां प्रदर्शित होगा, ठीक है। तो लोग ये जान सकेंगे कि जो चीज उनको मिल रही है वो वास्तव में ऑर्गेनिक है या नहीं है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक जो भी फसलें होती है उनका एक्चुअली सर्टिफिकेशन होता है। तो एक एरिया होता है कंप्लीट जहां पर इस तरह की खेती की जाती है। सरकार एक कम्युनिटी बेस्ड इसमें जो है खेती को प्रोत्साहित करती है, जिसमें अनुदान भी दिए जाते हैं, और लगभग 3 साल तक लगातार उन्हें जैविक तरीके से खेती करना होता है, जिसमें किसी भी तरह के केमिकल, पेस्टिसाइड्स और जो आपके फर्टिलाइजर्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उनका कोई प्रयोग नहीं होता है। और जब 3 साल का अवधि पूरी हो जाती है उसके बाद यहाँ ये सर्टिफिकेशन मिलता है, जिसके आधार पर उसे ऑर्गेनिक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान के ही डॉक्टर शिवम जो हैं, जो कि सीकर जिले से संबंध रखते हैं, वे अब दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 यूथ समिट में सम्मिलित होने वाले हैं, ठीक है। वे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता, ये 2 सबसे हॉट टॉपिक्स आज के अपन मान सकते हैं वर्तमान समय में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तीसरी बार क्लाउड बर्स्ट की घटना हाल ही में देखी गई है। तो और ये ऐसा हो रहा है क्योंकि लगातार जलवायु परिवर्तन जो है उसके खतरे का सामना हम कर रहे हैं। तो
ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत की जो 5 सदस्यीय टीम जाएगी उसमें से एक हमारे सीकर जिले के डॉक्टर शिवम होने वाले हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 2023 में भारत के द्वारा G20 समिट जो है उसका क्या किया गया है, प्रतिनिधित्व किया गया, मेजबानी की गई थी, ठीक है। और 2024 में इसका आयोजन हुआ था कहां पर, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। और अब 2025 में इस साल अध्यक्षता किसको सौंपी गई है, आपके दक्षिण अफ्रीका को, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कहां पर किसका आयोजन हो रहा है। और इसी क्रम में चूंकि जहां भी जिस भी देश में आपके G20 समिट का आयोजन होता है उस देश में लगातार कई कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो यूथ समिट हो, चाहे वो वीमन समिट हो, चाहे वो आपके MSME समिट हो, आपकी पर्यटन समिट होती है। तो अलग अलग सेक्टर्स में बहुत सारे अलग अलग स्थानों पर समिट्स आयोजन किए जाते हैं और वही यहाँ पर किया भी जा रहा है, ठीक है। इसका विषय होगा वैश्विक प्रगति के लिए युवा, एकजुटता के लिए एकजुट, समानता, स्थिरता को बढ़ावा देना। तो जैसा मैंने आपको बताया G20 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन वो 20वीं बैठक है जो 22 से 23 नवंबर 2025 तक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की जाने वाली है। तो आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आपको याद रखना है G20 क्या है। G20 बेसिकली दुनिया के 20 जो महत्वपूर्ण देश हैं, जो राइजिंग कंट्रीज हैं, उनका एक समूह है जो विविध मुद्दों पर बात करता है, चाहे उसमें आर्थिक मुद्दे हो और इसके साथ मान के चलिए कि आपके जो भी SDG गोल्स में जितने भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को लगभग ये कवर करने का काम करता है। जब हमारे यहाँ पर G20 समिट हुई थी तो उस दौरान बड़ी मात्रा में अलग अलग क्षेत्रों में हमने बात की, अलग अलग क्षेत्रों पे हमने काम किया, बहुत से प्रोग्राम्स हमने लागू किए थे। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी हमारे यहाँ पर उस दौरान हुआ था। नेक्स्ट बात करें तो एक खबर मुझे मिली आज, क्योंकि ये मैंने पहले कवर नहीं किया था क्योंकि हमारे करंट अफेयर 28 मई से शुरू हुए हैं। तो 2 बैंक हैं जिनका विलय हमारे यहाँ पर हुआ है, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और इन दोनों को मिलाकर के क्या बना दिया गया अब, राजस्थान ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो आपके जो 2 ग्रामीण बैंक थे उनको 1 मई को जो है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1 स्टेट 1 रूरल बैंक या 1 रीजनल रूरल बैंक RRB। तो जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी में ऐसा किया गया है कि उनके अगर वहां पर एक से ज्यादा RRBs थे तो उनको सबको मर्ज करके सिंगल RRB में चेंज किया गया है। RRB बेसिकली क्या है, तो RRB आपके 1975 के एक अध्यादेश के द्वारा इनको लाया गया। बाद में ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 लागू किया गया था। RRB में एक प्रमोटर बैंक होता है, ठीक है। क्या होता है, एक प्रमोटर बैंक होता है जो बेसिकली एक कॉमर्शियल बैंक होता है और उसके माध्यम से लगभग 35% से भी ज्यादा उनकी जो राशि है उसको वो जो है फंडिंग करने का काम करता है। उसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा भी इसमें राशि दी जाती है। तो ये आपके ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियां हैं, चाहे वो कृषि हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, हाउसिंग हो, इन सभी क्षेत्रों में लोनिंग से रिलेटेड जो काम है वो देने और किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड जैसी जो सुविधाएं हैं उन्हें पहुंचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो ये है आपके एक बेसिक बैंक के बारे में। तो हमारे यहां पर जो अब राजस्थान ग्रामीण बैंक है इसका प्रमोटर कौन है, भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी कुल 1593 के करीब शाखाएं भी है। तो ये भी आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा 22 जुलाई को इस्तीफा दे दिया गया था और अब उनके चुनाव होने हैं और उसी क्रम में NDA जो है उसके द्वारा क्या किया गया है, तो सत्तारूढ़ जो NDA दल है उसके द्वारा क्या किया, यहां पर अपना उम्मीदवार घोषित किया गया। और उनका उम्मीदवार कौन है, आपके जो महाराष्ट्र के राज्यपाल और RSS के स्वयंसेवक CP राधाकृष्णन। देखिए इस तरह के चुनाव बहुत ही सोच समझ करके किए जाते हैं और राजनीतिक चीजों को भी इसमें पूरा एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो CP राधाकृष्णन भले ही महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं लेकिन वे कहां से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु की वेल्लल्ला OBC जाति से। क्योंकि जगदीप धनखड़ जी भी OBC थे तो OBC जाति के ही व्यक्ति को चुना गया और तमिलनाडु के व्यक्ति को इसलिए चुना गया है ताकि चूंकि तमिलनाडु में लगातार जो है आप देखते हैं कि वहां की स्थानीय भाषा और बाकी चीजों को बहुत महत्व दिया जाता है। तो उन्हें उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करके यहाँ पर NDA जो है उसने एक चुनौती सी दी है जो सामने जो दल है जिसको हम इंडिया गठबंधन बोलते हैं, ठीक है।
तो इंडिया गठबंधन के सामने एक चुनौती इसलिए आ जाती है क्योंकि अगर यहाँ पर तमिलनाडु के वेल्ला ओबीसी जाति के व्यक्ति को चुना गया है तो अब डीएमके जो है वो इनका विरोध करने में सक्षम नहीं होती, जो कि एक मजबूत पार्टी है, तमिलनाडु की स्थानीय क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर से ये 2 बार सांसद रह चुके हैं, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, संसदीय मामलों के जानकार भी हैं और कई राज्यों में राज्यपाल के रूप में ये काम कर चुके हैं। ठीक है, इनका जीतना भी लगभग तय है क्योंकि जो बहुमत चाहिए वो आसानी से एनडीए को यहां पर मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हमारे डीएनए में एक ऐसे स्विच हैं या एक ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें चिंपैंजी और बाकी बंदरों की प्रजाति से अलग बनाते हैं और उसी की हाल ही में खोज की गई है और इसी पर हम थोड़ा सा बात करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार वो कौन सा हिस्सा है जो हमें अलग करता है चिंपैंजी और बंदरों से। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने। इन्होंने डीएनए का हिस्सा HAR123 खोजा है। ये आपको नाम याद रखना है, आपको पूछ लिया जाए कि HAR123 क्या है तो वहां पर आप जवाब देने में सक्षम होने चाहिए। तो HAR123 का मतलब है ह्यूमन एक्सेलरेटेड रीजन्स 123। ह्यूमन एक्सेलरेटेड रीजन्स हमारे डीएनए के वो खास हिस्से हैं जो क्या करते हैं, हमें बंदर और खासकर चिंपैंजी से अलग बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें HAR123 की तो ये एक तरह का वॉल्यूम कंट्रोल है, जैसे हमारे रिमोट कंट्रोल नहीं होता है उसकी तरह, जो हमारे शरीर की अधिकांश गतिविधियों विशेषकर हमारे सोचने समझने और बोलने की शक्ति को नियंत्रित करता है। HAR123 का न्यूरल प्रोजेनिरेटर कोशिकाओं पर असर डालता है। 2 तरह की कोशिकाएं जो हमारी है, न्यूरॉन्स और ग्लियल, इन दोनों पर, और इनकी संख्या में भी यह अनुपात तय करता है कि कितने अनुपात में ये होंगे ताकि ये हमें एक अलग पहचान दे सके बाकी जीवों की तुलना में। ठीक है, तो हमारा जो विकास क्रम है उस विकास क्रम में इनका विकास हुआ है और ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है जिसने हमें आज वर्तमान मनुष्य के रूप में तैयार करने में मदद की है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अभी तक हमारे पूरे देश भर में केवल तमिलनाडु में जो है एक स्नैक वेनम सेंटर हमारा हुआ करता था, लेकिन उसमें जो ज्यादातर रिसर्च था वो दक्षिण भारतीय सांपों की प्रजातियों के लिए था और इसी वजह से कई बार जो आपके एंटी वेनम वैक्सीन जितनी भी हैं वो काम नहीं करती थी, या जो दवाइयां हैं वो काम नहीं करती थी उत्तर भारत के सांपों के लिए, क्योंकि बहुत सूक्ष्म लेवल पर जाकर के और ये क्या कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं। तो एमपी जो है मध्य प्रदेश के आगर जिले में, ये आगरा नहीं है, आगरा उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का आगर जिला है जहां पर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा स्नेक वेनम एक्सटेंशन सेंटर खोला जाएगा। तो ये मध्य भारत में पाए जाने वाले सांपों पर क्या करेगा, काम करेगा। यहां पर 100 से भी ज्यादा प्रजाति के सांपों को लाया जाएगा। आगर जिले को चुनने का एक कारण और है कि यहाँ पर सपेरों की बहुत सी जातियां रहती है, बड़ी मात्रा में सपेरे पाए जाते हैं, तो सांपों को पकड़ने और उनकी अलग अलग प्रजातियों के बारे में जो उनका परंपरागत ज्ञान है उस ज्ञान का भी प्रयोग यहाँ पर किया जा सकेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक एंटी वेनम सीरम यहाँ पर तैयार हो पाएंगे। जैसे कहते हैं कि जहर ही जहर को मारता है, तो जितना भी जो आपके सर्पदंश वाले लोग हैं उनको जो दवाई दी जाती है वो दरअसल सांप के जहर से ही तैयार की जाती है। ठीक है, ये एक बहुत ही अद्भुत बात है। तो यहाँ पर इनका पूरा का पूरा स्टडी किया जाएगा जहर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक स्टडी। ठीक है, वो यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में हमारे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एक कैंपस खोला जा रहा है जयपुर के प्रतापनगर स्थित कोचिंग हब में। तो कोचिंग हब में अब पढ़ाई तो नहीं हो रही पर और कामों के लिए इसको उपयोग करने की बात की जा रही है। जैसे आपने देखा होगा एम्स को भी देने की बात की गई है बीच में। तो प्रतापनगर के इस कोचिंग हब में अब जो हमारे गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस होगा और इससे क्या होगा, हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उससे जुड़े जितने भी फॉरेंसिक मामले हैं उनकी जांच होगी। ठीक है, तो फॉरेंसिक के माध्यम से उन सबूतों को, उन वस्तुओं की जांच की जाती है जो कई बार घटना स्थल पर पाए जाते हैं और जो अहम होते हैं किसी भी प्रकार के मामलों की गुत्थियों को सुलझाने में। ठीक है, तो यहाँ फॉरेंसिक साइंस के 2 प्रोग्राम चलेंगे। अगले सत्र में MBA फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, MSc फॉरेंसिक साइकोलॉजी, BTech साइबर सिक्योरिटी और BSc फॉरेंसिक साइंस जैसे प्रोग्राम भी यहाँ पर किए जाएंगे। ठीक है, तो इनका बेनिफिट यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को मिल पाएगा, वो तैयार होंगे और आने वाले समय में हमारे यहाँ पर फॉरेंसिक में रिसर्च को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अमेजन
जो कि एक बहुत बड़ी रिटेल चेन शॉप है आपके, ठीक है, एक तरह से, और अब जो एआई के क्षेत्र में भी काफ़ी काम कर रहा है। तो अमेजन का एक जनरेटिव एआई मॉडल डीप फ्लीट जो है वो तैयार किया है उसने, और एजेंटिक एआई पर भी वो काम कर रहा है। ये दोनों शब्द क्या हैं, इनको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी रोबोटिक्स की निर्माता और ऑपरेटर है, मतलब ये रोबोट्स तैयार करता है जो इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। अब अमेजन जो है वो क्या कर रहा है, एआई और रोबोटिक्स के क्षेत्र में 7 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग किस बात की? ट्रेनिंग इस बात की कि कैसे रोबोट्स की इतनी बड़ी मात्रा की तादाद को ट्रेन किया जा सके और उनको ऑपरेट किया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक टेक्निकल वर्क है। तो वो यहाँ पर ये काम कर रहा है, और उसके लिए उसने अपना एक जनरेटिव एआई मॉडल शुरू किया जिसका नाम है डीप फ्लीट। ये तकनीक फुलफिलमेंट सेंटर्स में रोबोट्स को कोऑर्डिनेट करेगा। मतलब रोबोट्स चूंकि या तो उनको आपको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे जिनसे वो काम करता है। अब यहां पर क्या होगा, कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स होगी। कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स का मतलब है कि रोबोट्स इंसानों को रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि उनकी क्षमता को बढ़ाएंगे और उनके साथ में काम करेंगे। तो आने वाले समय में मान के चलिए कि आपकी जो व्हाइट कॉलर जॉब्स है उनमें से एक बड़ा हिस्सा रोबोट्स द्वारा रिप्लेस होगा। लेकिन अगर हम अपने लोगों को ट्रेंड कर दें या उनको रीस्किल कर दें, अपस्किल कर दें, तो उन्हीं रोबोट्स को मेंटेन करने में और उनको जो है ऑपरेट करने में यहाँ पर उनका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा एक और काम है एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई जो है वो ऐसे मान के चलो कि आप किसी रोबोट से सीधा बात करके बोलो कि भाई इसको साफ कर दे, तो और वो आपका इंस्ट्रक्शन सुने और उस पर काम करे। तो ये है एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई मतलब एक तरह से रोबोट्स इंसानी भाषा और निर्देश को जैसे सामान्य रूप से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बात करता है उसी रूप में समझ पाए, उसका जो है एक मॉडल हम तैयार कर रहे हैं जिसको हम एजेंटिक एआई के रूप में देखते हैं। तो ये कुछ एक दो टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट खबर है कि केरल जो है वो हमारे देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। डिजिटल साक्षरता का मतलब क्या है? डिजिटल साक्षरता का मतलब है कि हमारे यहां पर लोगों को डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना आए और वो ये जान सकें कि किस तरह से सुरक्षात्मक पहलुओं का ध्यान में रखते हुए इनका प्रयोग हम अपनी सुविधा के लिए कर सकें। इसी को बोलते हैं हम डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता। ठीक है, तो केरल में यहां पर सरकार ने कार्यक्रम चलाया 2021 में पुल्लमपारा पंचायत से, ठीक है, और राज्य में लगभग 21 लाख से ज्यादा जो डिजिटल अशिक्षित लोग थे, जो नहीं जानते थे, उनको यहां पर ट्रेनिंग दी गई है। 2 लाख से ज्यादा वॉलेंटियर्स घर घर गए, मोबाइल ऐप खोलना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, राशन कार्ड, पेंशन, बैंकिंग कैसे प्रयोग करते हैं, ओटीपी कैसे जनरेट करते हैं, सिक्योरिटी कैसे, साइबर सिक्योरिटी को कैसे देखते हैं, वो सारी चीजें इसको सिखाई गई। और अब राज्य ने 99.98% डिजिटल साक्षरता हासिल कर ली। यहां तक कि 15,000 से ज्यादा ऐसे लोग जो 90 प्लस एज वाले हैं, मतलब जिनका जन्म उस दौर में हुआ जब कहीं पर कंप्यूटर भी नहीं हुआ करता था, उन्हें भी यहां पर डिजिटल साक्षर बनाया है। चलिए बात करते हैं आज की हमारी सबसे अंतिम खबर की। दोस्तों, नवी मुंबई में पहली बार प्रॉपर्टी आईडी कार्ड जारी किए गए हैं। तो नवी मुंबई नगर निगम है महाराष्ट्र में, वहां पर संपत्ति धारकों को प्रॉपर्टी आइडेंटिटी कार्ड जारी किए हैं। करीब 3.5 लाख लोगों को केवल एक कार्ड के जरिए प्रॉपर्टी का नंबर, पता, क्षेत्रफल और टैक्स जैसी संपत्ति की सारी जानकारी उनके पैन या आधार कार्ड के साथ में जोड़ करके और मिलेगी। कार्ड धारक क्यूआर कोड स्कैन करके ऑनलाइन माध्यम से संपत्ति का जो टैक्स है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, वो जमा कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है, उसका बिक्री करना या उसका हस्तांतरण करना, ये सारी प्रक्रियाएं अब चूंकि जैसे ही वो नंबर डाला जाएगा तुरंत उनकी जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पर सामने होगी। अब चूंकि यहाँ पर तो हो गया है, तो आप मान के चलिए कि आने वाले कुछ सालों में आपको लगभग हर एक जो देश का कोना है वहाँ पर इस तरह की सुविधा मिल पाएगी। हमारे इसी तरह की एक सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी जो है स्वामित्व स्कीम के माध्यम से सरकार देने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर हर एक प्रॉपर्टी जो आबादी क्षेत्र में है उसका सर्वे करके उसकी मैपिंग की जा रही है, ताकि लोगों को अपने असेट्स की वैल्यूज जानने का मौका मिले और उसका प्रयोग करके वे ऋण और बाकी सुविधाएं भी ले पाए। तो सरकार डिजिटल तकनीक का प्रयोग करके, डिजिटल गवर्नेंस का प्रयोग करके इस तरह के प्रयास कर रही है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने बात की है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लग रहे होंगे। आपके लाइक्स और शेयर में कोई कमी आनी नहीं चाहिए। आप इसे प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा
और बने रहे इसी तरह हमारे साथ, देखते रहें। रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ऐसा मेरा मानना भी है और प्रैक्टिकली भी मैंने ये चीज़ देखी है। तो बस आप रोजाना इन्हें पढ़ते रहें, वीकली आप इनका रिवीजन करते रहें, मंथली जो आपको पीडीएफ मिलती है उसे रिवाइज करते रहें, ताकि जो भी आपके आगामी एग्जाम है उनमें आपको इनका बेनिफिट मिल सके। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।